हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि फ्लैशबैक में जब लंजा जिंदा था तब एक्चुअली क्या हो रहा था, लंजा कैसे डेमोनिक कल्टिवेटर बना। अब फ्लैशबैक ख़त्म होता है। अब प्रेजेंट टाइम चल रहा है जब लंजा मो शेरन के बॉडी में है। पिछली बार हमने देखा था कि लोटस स्पीयर में वो कटा हुआ हाथ जिसके अंदर रिसिव एनर्जी था वो बहुत तबाही मचा रहा था, जिसको विंग ने लंजा ने मिलकर शांत किया था। देन विंग ने डिसाइड किया था कि वो नेक्स्ट डे इस हाथ का बाकी बॉडी पार्ट्स को सर्च करने में निकलेगा। तो याली ने मोशे अनु को लंजा को रिक्वेस्ट किया था ताकि वो भी विंग के साथ जाए, एंड लंजा मान भी गया था। अब नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग को एज यूजुअल सुबह के 5 बजे लंजा उठ गया था। चाहे कितने भी साल क्यों ना हो जाए, चाहे उसका डेथ ही क्यों ना हो जाए, बट लंजा का ये हैबिट कहीं भी नहीं जाएगा, जल्दी सोने का एंड जल्दी उठने का। नींद से उठने के बाद उसने अपनी विंडो से बाहर देखा। लोटस स्पीयर बहुत साइलेंट था, जैसे कि यहाँ पर एक सोल तक जगह नहीं है। लोटस स्पीयर पूरा दिन बहुत ही चाउस में रहता है, बिल्कुल भी शांत नहीं रहता। तो इसलिए लोटस स्पीयर के साइलेंस में लंजा को पीस नहीं मिल रहा था। लंजा को याद आया कि आज वो एंड विंग उस हाथ के बाकी बॉडी पार्ट्स के सर्च में निकलेंगे। उन लोगों को नहीं पता कि वो हाथ किसी मेल का है या फिर फीमेल का। उन्हें जल्दी से जल्दी बाकी बॉडी पार्ट्स ढूंढना ही होगा। जब लंजा को टाइम का उसे रियलाइज़ हुआ कि अभी तक तो विंग जागा नहीं होगा। अभी विंग को जागने में 4 से 5 घंटे बीत जाएंगे। तो अभी सब लोग सो रहे हैं। अभी रूम से बाहर निकल के ऐसे घूमना रूड होगा। एंड वैसे भी सबको लगता है कि लंजा एक क्रेजी डेमोनिक कल्टिवेटर है। तो लंजा ने डिसाइड किया कि वो रूम पे ही रहेगा एंड वो हैंड स्टैंड करेगा। जब उसे पहली बार होश आया था इतने सालों बाद, एंड जब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसके अंदर एक कोर है, तो वो बहुत हैप्पी हो गया था। लंजा डेमोनिक कल्टिवेटर बना था डिस्परेशन की वजह से, बट लंजा को ये मानना ही पड़ेगा कि डेमोनिक कल्टिवेशन उसे उतना पसंद नहीं। उसे रेगुलर कल्टिवेशन ही अच्छा लगता है। बट वो डेमोनिक कल्टिवेशन की तरफ थैंकफुल भी है, क्योंकि अगर वो कल्टिवेशन ना रहता तो शायद लंजा मो मैनर में उन बच्चों को बचा नहीं पाता। एनीवेज, अभी लंजा को अपने कोर को ट्रेन करना होगा। उसके पास अभी तलवार नहीं है। लंजा भी बीचन को बहुत मिस कर रहा था। एनीवेज, अभी लंजा हैंडस्टैंड करने लगा। लंजा को याद आ रहा था कि जब वो गुस्से में हैंडस्टैंड किया करता था तब उसके साथ साथ उसके बगल में ही उसके भाई भी हैंडस्टैंड किया करते थे उसके साथ ही। तो लंजा को अपना भाई बहुत याद आ रहा था। वो जेबोचुन को बहुत मिस कर रहा था। देन 1 घंटे बाद लंजा ने मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना शुरू किया। जस्ट बिकॉज उसके पास तलवार नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि लंजा मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं करेगा। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। लंजा ट्रेनिंग एंड डिसिप्लिन नेगलेक्ट नहीं कर सकता। रूम में प्रैक्टिस करना बहुत ही टफ फील हो रहा था लंजा को। ऐसी बात नहीं है कि रूम छोटा था, बट रूम में मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करना नियरली इम्पॉसिबल है। बट फिर भी लंजा ने किया। देखते ही देखते लगभग 8 बज गए। लंजा को लगा कि अब बाहर जाना ठीक ही होगा। तो लंजा रूम के बाहर गया एंड ऑफ कोर्स वो जियान यानली से मिली। वो भी पैकिंग कर रही थी क्योंकि उन्हें लानलिंग जाना था। तो उन्होंने ज़्यादा बात नहीं किया, उन्होंने बस स्माइल किया, एंड इसके लिए लंजा थैंकफुल है। दिन लंजा ऐसे ही पेड़ में घूम रहा था, लेक्स के पास से जा रहा था। तभी लंजा को लेक्स के पास ही सिजुई एंड रुलान दिखा। वो लोग भी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। जिनलिंग बहुत ही इरिटेट हो रहा था। उसने कहा, अभी बहुत अर्ली है। सिजुई ने कहा, आलिंग अभी ऑलरेडी 8 बज चुका है, ये अर्ली नहीं है। तो जिनलिंग ने कहा, ये बात अपने पापा को बोलो। सिजुई ने स्मिक करते हुए कहा, अगर तुम मेरे बाबा को डुएल में हरा सकते हो देन आई एम श्योर तुम्हारे पास हक होगा उनको सुबह जल्दी उठाने का। ये सुन के जिनलिंग इरिटेट हो गया। तभी सिजुई ने लंजा को देखा। उसने ग्रीट करते हुए कहा, मोचिनबे। जिनलिंग ने भी लंजा को देखा। उसने ग्रीट तो नहीं किया पर उसने इंसल्ट भी नहीं किया। तो लंजा ने कुछ कहा नहीं। सिजुई ने स्माइल करते हुए पूछा, क्या आप बाबा के लिए वेट कर रहे हैं? तभी जिनलिंग ने कहा, दिन अभी आपको घंटों तक वेट करना पड़ेगा। सिजुई ने कहा, अब जब वेट कर ही रहे हैं तो क्यों ना आप मुझे कुछ हर्ब्स गैदर करने में हेल्प करें। हमने हीलर अंकल से प्रॉमिस किया था कि उनके वापस आने से पहले हम उनकी इन्वेंटरी स्टॉक्ड रखेंगे। ये बोलते हुए सिजुई सोच रहा था कि पता नहीं क्यों वो मोशन के साथ और भी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। जिनलिंग प्रोटेस्ट करना चाहता था पर उसने कुछ कहा नहीं। लंजा को लगा ये आइडिया अच्छा है, एंड वैसे भी लंजा को सिजुई पसंद है।
सिजुई बहुत ही इंटेलिजेंट है एंड टैलेंटेड भी। लंजा को उसके साथ रहना अच्छा लगता है एंड शायद इस वक्त इस चांस में लंजा जिनलिंग को भी कुछ मैनर्स सिखा पाए। फिर जिनलिंग ने याद दिलाते हुए कहा, सिजुई का आपको याद है ना कि हमने लिस्ट खो दिया है। जब तक हमारी माँ हमें हेल्प नहीं करेंगी तब तक हम हर्ब्स गैदर नहीं कर पाएंगे। हमारे पास लिस्ट नहीं है। तभी लंजा ने कहा, मैं आप लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। ये सुन के जिनलिंग ने कहा, आपको मेडिसिन के बारे में पता ही क्या है। ये सुन के लंजा फ्रुंड हो गया। उसे मोशेनु के ऊपर बहुत ही दया आ रहा था। वो सोच रहा था, मोशेनु ऐसे चिल्ड्रंस के डिसरिस्पेक्ट डिज़र्व नहीं करता। एंड वैसे भी लंजा के पास मेडिसिन का नॉलेज है। ऑफकोर्स वो वेनचिंग एंड वेनिंग की तरह इतना टैलेंटेड नहीं है मेडिसिन में, बट स्टिल उसके पास नॉलेज है। एंड यही वन ऑफ द रीज़न है कि उसके अंकल उसे बहुत पसंद करते थे एंड प्राउड भी फील करते थे। तो लंजा कॉन्फिडेंट था कि वो इन लोगों को हेल्प कर पाएगा। तो लंजा ने जिनलिंग को अवॉइड किया एंड वो लोग हर्ब्स गैदर करने चले गए। जब वो लोग हर्ब्स गैदर करके लौटे तब ऑलरेडी विंग उठ चुका था एंड वो लोटस पियर में पागलों की तरह कुछ ढूंढ रहा था। जैसे विंग ने लंजा को देखा वो शांत हुआ। उसने कहा, ओह तुम यहाँ पर हो। विंग इतनी जल्दी उठ गया था ये देख के जिनलिंग ने कहा, क्या बात है, क्या आज सन वेस्ट से राइज हुआ है? आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? विंग ने जिनलिंग को अवॉइड ही किया। उसका आई सिर्फ लंजा के ऊपर था। विंग को देखकर लग रहा था कि ऐसे कि वो कुछ बोलना चाहता है पर वो बोल नहीं पा रहा। तभी सिजुई ने कहा, बाबा मोचिन भाई हमें हर्ब्स गैदर करने में हेल्प कर रहे थे। आपको क्या लगा कि वो आपको बिना बताए चले गए हैं? एंड सिजुई सही था, विंग को ऐसा ही लगा था। तो विंग ने फोर्सफुली हंसा। उसने कहा, ऑफ कोर्स नहीं आजुई, बस अभी अभी उठा हूँ एंड वो यहाँ पर कहीं पर भी नहीं था तो मैं वॉरिड हो गया था। मुझे लगा कि वो शायद खो गया होगा। एनीवेज जल्दी अंदर चलो, तुम लोगों को अभी खाना खाना होगा एंड सीजीओ को पैकिंग करने में हेल्प करना होगा। एंड गोंगजा, मैंने सुना कि आप भी मेरे साथ आने वाले हैं उस सर्च मिशन में, है ना? तो आप भी रेडी हो जाइए, हम ब्रेकफास्ट के बाद निकलेंगे। ये बोलते हुए विंग वहाँ से चला गया। विंग लिटरली अपने फेस को लंजा से छुपा रहा था। विंग के ऐसे और बिहेवियर से लंजा फ्रोंड हो गया था। बट एनीवेज लंजा ने इस बात को जाने दिया। आज सब लोग बिजी थे तो लंजा का ब्रेकफास्ट उसके रूम में ही भेजा गया। खाना खाने के बाद लंजा ने भी अपना पैकिंग फिनिश कर लिया। उसने वही न्यू कपड़े लिया जो विंग ने उसे खरीद के दिया है। के साथ साथ उसका जिटर भी ले लिया। दिन बाद में डिसिबल ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि जिन जिशुआन लंजा से मिलना चाहता है। तो लंजा ने शाय किया एंड वो उनके रूम पे चला गया। जिशुआन ने कहा, शुयानु आज हम लाललिंग जा रहे हैं एंड जैसे कि हमने प्रॉमिस किया है कि हम तुम्हारे बात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे कि किसने तुम्हें फंसाया है। लंजा ने कहा, थैंक यू भाई। जिशुआन ने कहा, एंड आयाओ ने हमें एक बटरफ्लाई मैसेज भेजा है। उसे भी पता नहीं था कि तुम्हारे साथ ये सब हुआ है, तो उसने तुम्हें गलत समझने के लिए माफ़ी मांगा है। ये सुन के लंजा ने अपने कपड़ों को टाइटली जकड़ लिया। उसे अंदर अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों लंजा को लग रहा था कि जिन ग्वांग्याओ के हर एक बात जेन्युइन नहीं है, वो नाटक कर रहा है। लंजा को ऐसा लग रहा था कि जिन ग्वांग्याओ मोशेनु की तरफ केयर भी नहीं करता। तभी जिशुआन ने कहा, शुयानु जो कुछ भी हुआ है वो गलत है। मुझे पता है कि मैंने लाललिंग में उतना ध्यान नहीं दिया है जितना मुझे देना चाहिए था। अगर उस वक्त मैं एंड आली लाललिंग में रहते तो हम किसी को भी तुम्हें वहाँ से निकलने नहीं देते। पता नहीं क्यों ये सब सुनते हुए लंजा को बहुत ही अनकम्फर्टेबल फील हो रहा था। लंजा को ऐसा लग रहा था कि ये सब बातें उसके लिए नहीं मोशेनु के लिए है, पर उसे सुनना पड़ रहा है। जिशुआन ने कहा, ये सब कुछ ठीक हो जाने के बाद अगर तुम चाहो तो तुम घर वापस आ सकते हो। शुयानु हमारी भी फैमिली है, सच में सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। लंजा को कहीं ना कहीं गुस्सा आ रहा था। लंजा सोच रहा था कि अगर जिन जिशुआन ये स्टेप पहले ले लेता, इतना एफर्ट पहले करता, तो शायद मोशेनु को रिवेंज लेने के लिए अपने बॉडी को सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ता और ना ही उसे लंजा को बुलाना पड़ता। कहीं ना कहीं लंजा को बहुत ही गिल्टी फील हो रहा था। लंजा को बहुत ही बुरा लग रहा था कि मोशेनु को जिन जिशुआन का ये केयर नहीं मिला, जो केयर अभी मोशेनु के बॉडी में लंजा को मिल रहा था। तो लंजा ने अपना को प्रॉमिस किया कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद लंजा जिशुआन को सब कुछ सच सच बता देगा कि मोशेनु के बॉडी में मोशेनु नहीं बल्कि लंजा है। क्योंकि चाहे जिशुआन कैसा भी क्यों ना हो, बट वो अपने भाई का सच जानना डिजर्व करता है। लंजा यही सोच रहा था। तभी जिशुआन ने कहा,
आली ने मुझे बताया कि तुम विभूषण के साथ इस मिशन में जा रहे हो। वो एक बहुत ही केपेबल कल्टिवेटर है, तो आई एम श्योर कि तुम उसके साथ सेफ रहोगे। बट आई होप कि तुम केयरफुल रहोगे श्वेनु। प्लीज़ अपना ख्याल रखना। पता नहीं क्यों जिशुआन की ये सब बातें लंजा को अपने भाई की याद दिला रही थी। जब भी लंजा नाइटहैंड में जाता था, जाने से पहले ज़ेबोचुन लंजा को यही सब बोलते थे। तो लंजा ने क्रैक्ड वॉइस में कहा, जी भाई। लंजा सोच रहा था काश उसके सामने ज़ेबोचुन होता। तभी उस रूम पे वीइंग आया। उसने कहा, जिशुआन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस बार वीइंग का एक्सप्रेशन बहुत ही डिफरेंट था। लंजा को समझ आ गया कि उसे भी ऐसे जाना चाहिए। तो उसने जिशुआन को वो किया एंड वो रूम से बाहर चला गया। बट वो रूम के बाहर ही था, क्योंकि जब वो रूम के बाहर गया तब ऑलरेडी वीइंग ने बातें करना शुरू कर दिया था। एंड वीइंग जिस टॉपिक में बात कर रहा था, लंजा को उस टॉपिक में इंटरेस्ट था। रूम के अंदर वीइंग ने जिशुआन से कहा, जिशुआन हमें बोला गया था कि उसे जला दिया गया है, बट फिर वो दफन माउंटेन में एकदम कम्प्लीटली आई थी। उसे देख के ये नहीं लग रहा था कि उसे जला दिया गया था। जिशुआन क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता? जिशुआन ने कहा, विवुशियान मैं तुमसे झूठ बोल सकता हूँ, बट मैं तुम्हारे बहन से कहीं भी कोई सीक्रेट नहीं रखता। अगर मुझे पता होता तो तुम्हारे बहन को भी पता होता। मैं उससे कुछ छुपाता नहीं। ये सुन के वीइंग ने शाई किया। उसने कहा, ठीक है मैं तुम पर बिलीव कर रहा हूँ, बट किसी न किसी को तो पता ही होगा। जिशुआन वो चेन से बंधी हुई थी एंड क्लियरली वो अपने आप में नहीं थी। उसे कोई कंट्रोल कर रहा था। तभी जिशुआन ने कहा, वो एक फियर्स कॉर्प्स है। ऑफकोर्स उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, अदरवाइज वो चल नहीं पाती। वीइंग ने कहा, नहीं जिशुआन वो सिर्फ फियर्स कॉर्प्स नहीं है, वो एक पर्सन है। जब तुम उसके बारे में बात कर रहे हो थोड़ा रिस्पेक्ट दिखाओ। इस बार वीइंग का वॉइस बहुत ही कोल्ड था। जिशुआन प्रोटेस्ट करना चाहता था पर उसने कुछ कहा नहीं। उन्होंने ऑलरेडी इस बारे में बहुत बार आर्ग्यू किया। जिशुआन और आर्ग्यूमेंट नहीं चाहती थी। तभी वीइंग ने कहा, एंड वैसे भी जब लंजा वेनचिंग को जिंदा वापस लेकर आया था तब उसके पास वेनचिंग का कंप्लीट कंट्रोल था। वेनचिंग को सिर्फ वो ही कंट्रोल कर रहा था। तो अभी जो कोई भी वेनचिंग को कंट्रोल कर रहा है वो ज़रूर बहुत ही पावरफुल डेमोनिक कल्टिवेटर है, एंड ऑफ कोर्स वो जीन सेक्स से ही होगा। जिशुआन ने कहा, तुम्हें पता है कि मेरा बाबा डेमोनिक कल्टिवेशन को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहा था उनके डेथ के पहले, राइट? वीइंग ने नोट किया और कहा, मुझे यही लगता है कि वेनचिंग के वापस आने के पीछे उनका ही हाथ है। उन्होंने वेनचिंग को शायद मारा नहीं था, बंदी बना कर रखा था। जिशुआन ने कहा, बट मेरे बाबा का डेथ बहुत पहले हो चुका है एंड सब लोग वेनचिंग को भूल भी चुके थे। जब मोशन और डेमोनिक कल्टिवेशन यूज़ किया तब वेनचिंग बाहर आई। वीइंग ने कहा, अपने आसपास ध्यान रखना, शायद कोई तुम्हारे पीछे डेमोनिक कल्टिवेशन यूज़ कर रहा है तुम्हारे ही क्लैन से, एंड वो जो कोई भी है वो बहुत ही पावरफुल है क्योंकि वो वेनचिंग को कंट्रोल कर रहा है। हम उन्हें अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तभी जिशुआन ने कहा, वेट, इसका मतलब श्वेनु भी बहुत पावरफुल है? लंजा रूम के बाहर ये सब सुन रहा था एंड ये सुनते ही लंजा फ्रोंट हो गया एंड थोड़ा पैनिक भी हो उठा। तभी वीइंग ने कहा, वो मैं श्योर बोल नहीं सकता। वेनचिंग 13 साल से बंदी थी, तो शायद इतने सालों बाद उसे कंट्रोल करना थोड़ा इजी हो गया होगा, इसलिए वो कंट्रोल कर पाया। लंजा को ये सोच के बहुत ही बुरा लग रहा था एंड बहुत ही पैनिक फील हो रहा था कि इतने सालों से किसी ने वेनचिंग को बंदी बनाकर रखा था, कोई वेनचिंग को कंट्रोल कर रहा था, कोई वेनचिंग के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। नहीं, लंजा को फिर से वेनचिंग को बुलाना होगा एंड लंजा को ढूंढ निकालना होगा कि एक्चुअली हुआ क्या है। लंजा को ये आइडिया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वेनचिंग ऐसे फियर्स कॉर्प्स बन के ऐसे आसपास घूम रही है, जबकि वेनचिंग खुद में ही नहीं है, क्योंकि वेनचिंग ये डिजर्व नहीं करती। इससे पहले वीइंग रूम के बाहर आ पाता एंड लंजा को देख लेता, लंजा रूम से चला गया। तभी लंजा कोर्टियर से होके डाइनिंग हॉल में आया। उसने देखा कि सिजुई आगे आगे भाग रहा है एंड उसके पीछे जियांग चैंग तलवार लेके दौड़ रहा है। जियांग चैंग चिल्ला के सिजुई को रोकने के लिए बोल रहा है, वे सिजुई, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम अपने इडियट बाबा की तरह अपने डेंजरस एक्सपेरिमेंट्स ऐसे ही ओपनली रख मत देना, इससे कोई भी डेंजर में पड़ सकता है। तभी सिजुई हंसते हुए आगे दौड़ रहा था। ये देख के लंजा समझ गया कि सिजुई रियल डेंजर में नहीं है। जैसे सिजुई ने लंजा को देखा वो लंजा के पीछे आकर छुप गया।
एंड लंजा को ही अपना गार्ड बना लिया जियांग चैंग को ब्लॉक करने के लिए। सिजुई ने कहा, मैंने भी आपसे कहा था कि अगर आपको कोई और चीज़ दिखे तब उसे टच मत करना। अंकल जियांग, आपने मेरी वार्निंग नहीं सुना है, इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है। ये बोलते हुए सिजुई हंस रहा था एंड जियांग चैंग लंजा के पीछे सिजुई को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जियांग चैंग ने गुस्से में कहा, मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। इससे पहले जियांग चैंग सिजुई को पकड़ लेता, सिजुई ने लंजा के हाथों को बहुत टाइटली पकड़ लिया। सिजुई ने कहा, मो चिम्बेई, मुझे हेल्प कीजिए। जियांग चैंग ने वार्निंग देते हुए कहा, मो गोंगजा, उसे पोरेट करना बंद कीजिए। अब बेचारा लंजा दोनों के बीच में ट्रैप्ड हो चुका था। सिजुई ने लंजा को टाइटली पकड़ के रखा था एंड सिजुई सच में बहुत ही पावरफुल है। अब लंजा वो फील कर पा रहा था क्योंकि सिजुई का ग्रिप बहुत ही टाइट था। सिजुई ने कहा, मो चिम्बेई, अंकल को बताइए कि अंकल ने उसे टच किया था तो इसे मेरा गलती नहीं है, राइट? मैंने उन्हें वार्निंग दिया था। जियांग चैंग ने कहा, मुझे कैसे पता होगा कि तुमने चेयर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है? लंजा देख पा रहा था कि कैसे जियांग चैंग डिस्ट्रेस्ड हो रहा था। तभी लंजा को याद आया कि उस दिन जियांग चैंग ने लंजा के म्यूजिक को लेकर उसे टोन किया था, उसका मजाक उड़ाया था। तो लंजा को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए अपने रिवेंज लेने के लिए। तो लंजा ने कहा, जियांग जोंगजो, उसने आपको पहले ही मना किया था, इसमें उसकी गलती नहीं है। ये सुन के सिजुई हंसने लगा। जियांग चैंग शॉक्ड हो गया। उसने कहा, तुम्हें तो? लंजा ने कहा, एंड वैसे भी सिजुई ने रुलान ने आज कुछ हर्ब्स गैदर किया है तो आई एम श्योर उन हर्ब्स से आपकी इलाज तो हो जाएगा। इससे पहले जियांग चैंग सोच पाता कि वो पहले सिजुई को मर्डर करेगा या फिर लंजा को, वहाँ पर जियान याली आ गई एक एंजल की तरह। देखते ही सिजुई लंजा को लेकर जियान याली के पीछे छुप गया। अब याली उन दोनों को गार्ड कर रही थी। तो याली ने एज यूजुअल जियांग चैंग को डांटा और पूछा कि वो उन दोनों को बुली क्यों कर रहा है। तो जियांग चैंग ने पूछा, मैं बुली कर रहा हूँ? ये दोनों मेरे अगेंस्ट टीम बनाकर बैठे हैं। लंजा को याद आया कि वो इमोशन उनके बॉडी में है तो उसे थोड़ा बहुत एडवांटेज लेना चाहिए। तो याली ने सिजुई की तरह याली की तरफ इनोसेंट एक्सप्रेशन दिया। ये देख के याली ने स्माइल किया। याली ने जियांग चैंग की तरफ टर्न किया एंड एक डिसअपॉइंटेड लुक दिया। एंड फाइनली जियांग चैंग को हार मानना ही पड़ा क्योंकि याली के डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के सामने किसी का भी नहीं चलता। एंड तभी उसी रूम में विंग एंड जिन निश्वान भी आ गया। एंड रूम पे आते ही विंग लंजा के पास आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, अरे गोंगजा, आई होप आप रेडी हो क्योंकि अभी हम निकल रहे हैं। लंजा ने कहा, जियांग चैंग ने कहा, तुम लोग इतनी जल्दी जा रहे हो? ने कहा, ऑफ कोर्स, हमें इन्वेस्टिगेशन से पहले और भी बहुत काम करने हैं, है ना गोंगजा? ये बोलकर विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड विंग किया तो लंजा के ईयर्स इंस्टेंटली रेड हो गया। ये देख के जियांग चैंग ने कहा, वुई वुशियान। विंग ने जियांग चैंग को इग्नोर करते हुए लंजा से कहा, कम ऑन गोंगजा, हमें निकलने से पहले मुझे मेरे रूम से कुछ लेना है, उसके बाद हम निकलेंगे। ये बोल के विंग लंजा को खींचते हुए रूम से बाहर लेकर गया अपनी रूम की तरफ। लंजा आज से पहले कहीं भी विंग की रूम पे नहीं आया था। लंजा पहली बार विंग की रूम पे जा रहा था। लंजा का हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गया था। फाइनली लंजा विंग की रूम पे आया। विंग का रूम बहुत ही प्लेन था, सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, कुछ फैंसी नहीं था, एकदम पीसफुल था। बट हाँ, रूम की हर एक चीज़ बहुत ही ऑड थे एंड रूम बहुत मेसी था। कपड़े इधर उधर पड़े हुए थे, तलिस्मान्स फ्लोर पे बिखरे पड़े थे, डेस्क में बुक्स भी ऐसे मेसी पड़े थे। एंड तभी लंजा का नज़र विंग के बेड फ्रेम में गया जहाँ पर एक किस करने का स्केच था। ये देख के लंजा ने स्माइल किया। तभी लंजा का नज़र विंग की डेस्क के ऊपर गया जिसके ऊपर कुछ नोट्स ओपन पड़े थे। एंड उन नोट्स को देखते ही लंजा शॉक्ड हो गया। वो नोट्स लंजा का था, उसमें लंजा का हैंड राइटिंग था एंड वो नोट्स डेमोनिक कल्टीवेशन के नोट्स हैं। लंजा को लगा था कि जब सब लोग बुरियल मार्क्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे तब ये सब नोट्स भी डिस्ट्रॉय हो चुके होंगे, बट लंजा को पता नहीं था कि ये नोट्स अभी भी हैं। एंड विंग हमेशा से डेमोनिक कल्टीवेशन को लेकर क्यूरियस था। हाँ, विंग के अंदर गोल्डन कोर है तो डेमोनिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस करना उतना हार्मफुल नहीं होगा उसके लिए, बट स्टिल ये रिस्की है, स्पेशली ये ट्रिक्स जो नोट्स में लिखा हुआ है। तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा। तभी विंग ने देखा कि लंजा टेबल के ऊपर पड़े हुए नोट्स की तरफ ग्लेयर कर रहा है। एंड जैसे कि विंग ने लंजा के मन को पढ़ लिया था तो विंग ने कहा, ओह वो, बस अपनी क्यूरियोसिटी के लिए उन्हें रीड करता हूँ, मैं उन्हें ट्राई नहीं करता।
तो लंजा ने कहा लंजा ने नोट्स को ध्यान से देखा। उसे रियलाइज़ हुआ ये वही नोट्स है जहाँ पर उसने विंचिंग को जिंदा करने का प्रोसेस लिखा था। लंजा सोच रहा था विंग इन्हें क्यों स्टडी कर रहा है, क्या विंग विंचिंग को हेल्प करना चाहता है। लंजा को रियलाइज़ हो रहा था कि वो हर दिन विंग के प्यार में और भी डीपली पड़ता रहता है। लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने कहा मिल गया। ये बोलकर विंग ने अपने क्लोजेट से एक वुडन बॉक्स निकाला एंड बेड के ऊपर रखा। देन विंग ने बॉक्स को ओपन किया। लंजा भी क्यूरियसली बॉक्स के अंदर देखने लगा। विंग ने लंजा से बॉक्स को छुपाने की कोशिश नहीं की है, इसका मतलब लंजा उस बॉक्स को देखने के लिए अलाउड है, राइट। एंड जैसे लंजा ने बॉक्स के अंदर देखा वो लाउडली चौंक उठा। बॉक्स के अंदर बहुत सारे ड्राइंग्स थे एंड वो ड्राइंग्स लंजा का था। उस बॉक्स के अंदर लंजा के बहुत सारे पोर्ट्रेट्स थे। किसी में लंजा वाइट ड्रेस पहना हुआ था तो किसी में ब्लैक ड्रेस। एंड एक पोर्ट्रेट बीचन का भी था। लंजा बीचन में फ्लाई कर रहा था। उस बॉक्स में सिर्फ लंजा का ही पोर्ट्रेट्स था एंड उसके साथ साथ कुछ रैंडम स्टफ्स भी था। विंग ने लंजा के 2 ड्राइंग्स चूज़ किया एंड वो उन्हें बाहर निकाला। उसने लंजा से कहा मैंने उस दिन उस वेंडर से प्रॉमिस किया था ना कि मैं उसे लंजा का एक्चुअल ड्राइंग दिखाऊंगा। ये सुनते लंजा को याद आया कि मार्केट में वो वेंडर लंजा के बहुत ही बेहुदा पोर्ट्रेट बेच रहा था। देन विंग ने वो दोनों ड्राइंग्स लंजा को दिखाया और कहा ये अच्छे हैं, राइट। लंजा ने ड्राइंग्स को अपने हाथों में लिया एंड वो उन्हें देखने लगा। उनमें से एक ड्राइंग में वो सनशॉट कैंपेन में था, डार्क कपड़ों में बैटल ग्राउंड के मिडिल में। उसके आसपास डार्क रिसेंटफुल एनर्जी था। उसके फेस का एक्सप्रेशन बहुत ही काम था बट वो बहुत ही डेंजरस दिख रहा था। लंजा सोच रहा था क्या उन दोनों में लंजा सच में इतना डेंजरस दिखता था। एंड सेकेंड ड्राइंग में लंजा बहुत ही छोटा था, बहुत ही यंग था। शायद ये वही टाइम था जब उसमें गेस्ट लेक्चर्स हो रहे थे, जब विंग गया था। उस पिक्चर में लंजा ने प्योर वाइट कपड़े पहना था एंड उसके हेड में उसका फॉरहेड रिबन था एंड वो विंडो के सामने अपने ड्रेस में बैठा हुआ था। उसके सामने 2 रैबिट्स थे, एक ब्लैक एंड एक वाइट। अगर और कोई लंजा की इस पेंटिंग को देखता तो उन्हें लगता कि लंजा का फेस एज यूजुअल ब्लैंक है, बट लंजा को दिख रहा था कि उसके आइज़ में एक सॉफ्टनेस है एंड उसके लिप्स में एक छोटा सा स्माइल है। उस पिक्चर में लंजा कितनी इनोसेंट, कितना प्योर दिख रहा था, जिसको पता भी नहीं था कि फ्यूचर में उसके साथ क्या होने वाला है, जिसका फ्यूचर कितना भयंकर है। फाइनली कुछ टाइम बाद लंजा अपने सेंस में वापस आया। उसने वो पेंटिंग्स विंग के हाथों में दिया एंड नोट किया। विंग कुछ टाइम के लिए एक अनरीडेबल एक्सप्रेशन लेकर लंजा के फेस को रीड कर रहा था एंड देन विंग ने स्माइल किया एंड वो अपने चीज़ों को समेटने लगा। इससे पहले विंग उस बॉक्स को क्लोज करता, लंजा ने बॉक्स के अंदर एक और चीज़ दिखा। उसे एक और पेपर दिखा बट उस पेपर में कोई ड्राइंग नहीं था। उस पेपर में एक एलिगेंट हैंड राइटिंग था एंड ये राइटिंग देख के लंजा ने एक्चुअली स्माइल किया। उसे वो दिन याद आ गया जिस दिन उन दोनों ने इस पेपर में लिखा था। लंजा सरप्राइज था कि विंग ने अभी तक इस पेपर को अपने पास रखा है। अभी फ्लैशबैक शुरू होता है। वेंस को लेकर लंजा का बुरियल माउंट्स में शिफ्ट होने के बाद विंग का बुरियल माउंट्स में आना जाना रहता था। विंग का इतनी बार बुरियल माउंट्स में आने का रीज़न ना ही विंग ने बताया था और ना ही लंजा ने पूछा था, और लंजा ने कभी विंग को रोका तक नहीं था। एंड एज यूजुअल उस दिन भी विंग बुरियल माउंट्स आया था। बाकी वेंस अपने अपने काम कर रहे थे बट एक लिटिल हट के अंदर लंजा आयुआन को अपने लैब में बिठाकर लिखना सिखा रहा था। उन लोगों ने एक फ्लैट रॉक को अपना डेस्क बना लिया था एंड उसके ऊपर ही लंजा आयुआन को लिखना सिखा रहा था, उसके हाथ पकड़ के। एंड हमेशा की तरह जैसे ही आयुआन ने विंग को देखा वो बहुत एक्साइटेड हो गया एंड वो राइटिंग छोड़ के विंग के पास दौड़ के आ गया एंड लंजा होपलेसली कुछ कह भी नहीं पाया। देन कुछ टाइम के लिए विंग एंड आयुआन खेले एंड देन ग्रैनी वेन आयुआन को लेकर चले गए नहाने के लिए। और फाइनली वहाँ पर लंजा एंड विंग अकेले थे। विंग ने पूछा तो तुम आयुआन को लिखना सिखा रहे थे? लंजा ने देखा कि विंग के आइस में एक मिस्चीवियस ग्लिन था। इसका मतलब विंग कुछ करने वाला है, जो लंजा समझ गया था। तो लंजा ने कहा विंग ने कहा जानते हो ना कि मुझे तुम्हारा हैंड राइटिंग कितना पसंद है।
क्या तुम मुझे भी नहीं सिखाओगे लंजा? तभी लंजा ने कहा, तुम्हें ऑलरेडी लिखना आता है। विंग ने कहा, हाँ, बट मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही टेरेबल है। अगर तुम मुझे मेरे हाथ पकड़ के गाइड करोगे तो शायद मैं इम्प्रूव कर लूँगा। विंग के हाथ पकड़ने का आइडिया सुनते ही लंजा का हार्ट बीट फास्ट हो गया था, तो उसने ब्लंटली कहा, एंड तुम्हारा एज क्या है? तभी विंग ने इमीडिएटली कहा, शियान बस 3 साल का है। ये सुनते ही लंजा फ्रोज हो गया। तो विंग ने कहा, एक्चुअली ये मेरा एंड सीजे का एक जोक है, एनीवेज भूल जाओ इसे। बट लंजा, क्या तुम अपने दोस्त के लिए एक छोटा सा काम भी नहीं करोगे? लंजा ने कहा, विंग? विंग ने कहा, जानते हो ना, मुझे आज तक सिखाने वाला कोई था नहीं। मैं स्ट्रीट्स में ही बड़ा हुआ हूँ, एंड जब अंकल जियांग ने मुझे ढूंढ पाए थे तब मैं ऑलरेडी बड़ा हो चुका था। एंड जब मैं डिसिपल बना था तब मेरे एज के बाकी डिसिपल्स, उन्हें पता था कि लिखते कैसे हैं। एंड मैडम यूँ कोई जेंटल इंस्ट्रक्टर तो थे नहीं। ये बोल के विंग ने पाउट किया। अब लंजे के लिए विंग को मना करना बहुत ही हार्ड हो रहा था, तो अब लंजे के पास कोई चॉइस नहीं था। उसने कहा, फाइन। ये सुन के विंग ने सेकेंड भी वेट नहीं किया। लंजा तो ऑलरेडी डेस्क में बैठा ही हुआ था, तो लंजा एंड डेस्क के बीच में बहुत ही छोटा सा स्पेस खाली था, तो विंग वहाँ पर आकर बैठ गया। उसने उसी स्पेस में अपने आप को एडजस्ट कर लिया। वो लंजा के लैब में डायरेक्टली बैठा नहीं था, बट काइंड ऑफ लंजा के लैब में ही था। आई मीन वो दोनों बहुत करीब थे। लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया एंड फाइनली उसने विंग के हाथ को पकड़ा, जिस हाथ में लिखने का ब्रश था। देन स्लोली एंड केयरफुली लंजा विंग के हाथ को गाइड कर रहा था, एंड वो दोनों पेपर में ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स लिख रहे थे। एंड विंग को गाइड करते हुए लंजा ने पेपर में जो लिखा वो देख के विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। लंजा ने लिखा था, शियान बस 3 साल का है। ये देख के विंग ने हंसते हुए कहा, लंजा, तुम सच में जोक करना जानते हो। फ्लैशबैक ख़त्म होता है। लंजा सोच रहा था, इवन उस बुरे टाइम में विंग की बातें, उसका स्माइल लंजा के लिए एक होप था, एक खुशी थी। अब लंजा एंड विंग निकलने वाले थे। उन्हें गुड बाय करने के लिए सब लोग आए थे, जैसे कि जिन लिंग, सिजुई, जियांग चैंग, यान ली एंड जिन जिशुअन। जियांग चैंग ने कहा, अपने साथ अपने बेवकूफ़ डोंकी को भी लेकर जाओ। उसके होल नाइट चिल्लाने की वजह से मैं सो तक नहीं पाता। तभी यान ली ने कहा, हम उसे ऐसे डोंकी नहीं बुला सकते, वो भी एक नेम डिजर्व करती है। तभी विंग ने कहा, ओके, मैं बहुत अच्छा नाम देता हूँ, तो इसका नाम मैं ही दूंगा। ये सुनकर रंजन ने विंग की तरफ एक लुक दिया। ये देख के विंग ने पाउट किया। विंग ने कहा, तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा? मैंने बहुत सारा नाम दिया है, जैसे सिजुई, रूलान, चेनजिंग एंड तभी लंजन ने कहा, सुइबिया। ये सुनते ही जियान याली हंसने लगी, एंड ये सुनते ही विंग सरप्राइज्ड हो गया एंड वो पाउट भी करने लगा। उसने कहा, वेल, मैं जियांग चैंग से तो बेटर ही हूँ। अगर तुमने उसे नाम चूज़ करने दिया ना, तुम्हें पता है वो क्या नाम रखेगा? प्रीशियस या फिर हनी, ऐसा ही कुछ ऑफुल नाम रखेगा। सुन के जियांग चैंग विंग के पीछे दौड़ने लगा एंड विंग आगे आगे भागने लगा। जियांग चैंग ने कहा, वी वुशियान, अभी कभी मेरे पास वापस आओ। वो दोनों ऐसे ही दौड़ भाग कर रहे थे एंड वो लोग लिटरली ड्रेसपिया के गेट में थे। लंजा सोच रहा था कि यंग मैंग के सेक लीडर एंड सेक लीडर के सेकेंड इन कमांड बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, बट यंग मैंग के लोग इस चीज़ को देख भी नहीं रहे, जैसे कि उन्हें इस चीज़ को देखने का आदत हो चुका है। तभी जिन जिशुअन ने अपने ब्रदर इन लॉ के एंटिक्स देखा एंड शाई किया। दिन जिशुअन ने लंजे की तरफ देखा और कहा, शुयानु, मेरे बात याद रखना, अपना ख्याल रखना। दिन जिशुअन ने विंग की तरफ देखा और लंजे से कहा, एंड प्लीज़ मेरे इडियट ब्रदर इन लॉ के एंटिक्स में पढ़ के हमें एम्बेरस मत कर देना। तभी विंग लंजे के पास आया एंड लंजे के ऊपर अपने हाथों को रैप कर लिया। अब लंजे को सच में उसके एंड विंग के हाइट डिफरेंस से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। विंग ने जिशुअन से कहा, हे पीकॉक, अगर तुम हमारे वेडिंग के लिए पे करना चाहते हो तो मैं तुम्हें रिफ्यूज़ नहीं करूँगा, यू नो। ये सुनते ही लंजा ने कहा, रिडिक्यूलस। इस तरफ लंजा के ईयर्स रेड हो चुके थे। लंजा जानता है कि विंग ऑलवेज फ्लर्टियस है, वो भी सबके साथ। बट लंजा को पता नहीं था कि इतने सालों के बाद भी विंग का शेमलेसनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जिन जिशुआन ने कहा,
विवुशियान, तुम्हारा बेटा अब बड़ा हो चुका है, तुम अभी भी इतना शेमलेस कैसे रह सकते हो? तभी विंग ने कहा, सेम मैं तुम्हें भी कह सकता हूँ, तुम्हारा बेटा भी बड़ा हो चुका है, तुम अभी भी इतना डम कैसे रह सकते हो? ये देख के निशान ने एक इरिटेट एक्सप्रेशन दिया, बट विंग ने उसे इग्नोर किया एंड उसने सीजे को टाइटली हग कर लिया। सीजे ने कहा, आशवान सही कह रहा है, तुम दोनों को केयरफुल रहना है। ये बोल के यानी ने लंजे की तरफ देखा एंड एक मीनिंगफुल लुक दिया। तो लंजे ने नोट किया एंड याली को आंखों से ही एश्योर किया कि उसे उसका प्रॉमिस याद है। विंग ने कहा, ठीक है। एंड देन लंजन एंड विंग ने लोटस पियर से चलना शुरू कर दिया। वो लोग यांग मेंग से निकल गए। चलते चलते लंज अपने डोंकी को एप्पल खिला रहा था। ये देख के विंग ने कहा, ओके, तो डंकी का नेम है लिटिल एप्पल। ये बोल के विंग ने एक प्राउड स्माइल किया एंड कहीं ना कहीं लंजा को भी ये नाम अच्छा लगा, उसने भी स्माइल किया। उसने डंकी की तरफ देखा और मन ही मन में कहा, ठीक है, तो फिर लिटिल एप्पल। उनके जर्नी में वो लोग उसी मार्केट में गए जिस मार्केट में वो वेंडर लंजा के बहुत ही बेहुदा पिक्चर्स बेच रहा था। एंड एज प्रॉमिस्ड विंग ने उस वेंडर को लंजा का असली पिक्चर दिखाया। ये देखते ही वो वेंडर शॉक्ड हो गया था। उस वेंडर ने कहा था, क्या तुम श्योर हो कि यही वो फियरसम हेइयोलांग है? ये बोलते वो वेंडर लंजे के टीनेजर पिक्चर दिखने लगा। उस वेंडर ने कहा, ये कितनी इनोसेंट एंड प्योर दिख रहे हैं। ये सुनते हुए विंग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। कुछ टाइम बाद उसने फोर्सफुल स्माइल करते हुए कहा, हाँ, वेल, टाइम के साथ साथ लोग चेंज होते हैं। ये बोल के विंग वहाँ से आगे चला गया। लंजा कुछ टाइम तक वहाँ पर ही खड़ा था एंड वो विंग को जाते हुए देख रहा था। लंजा के अंदर एक कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस आ रहा था। फाइनल उसने शाई किया एंड उसने भी विंग को फॉलो किया। उन लोगों ने लगभग 2 दिनों से ट्रैवल किया। वो लोग उसी जगह पर जा रहे थे जहाँ पर वो हाथ उन्हें पॉइंटिंग कर रहा था, जहाँ पर वो हाथ उन्हें लीड कर रहा था। एंड फाइनली वो लोग उसी जगह पर पहुँच गए जो जगह लंजे के लिए अभी के लिए सेफ नहीं है। जैसे ही वो लोग उस जगह पर गए, एक वेंडर ने चिल्लाकर कहा, गोंगजास, आई थिंक आप लोग यहाँ पर पहली बार आए हैं। वेलकम टू चिंगजे निए क्लैन। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको आगे क्या होने वाला है? ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।